नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदू अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एंटी हाइपरटेंसिव्स को आगे बढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे इस वीडियो लेक्चर में ही खत्म हो जाए। देखिए, एंटी हाइपरटेंसिव्स में हमने प्रीवियस वीडियो में कई सारी चीज़ें क्लियर आउट कर दी थी। अल्फा ब्लॉकर, सिम्पैथोलाइटिक, सेंट्रल एक्टिंग, पेरिफेरली एक्टिंग, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर आउट कर ली है। आप जाकर प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ड्रग्स दैट आर एक्टिंग ऑन द रास मैकेनिज्म। ठीक है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन रीनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, रास मैकेनिज्म में जो ड्रग्स एक्ट करेगी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्विकली रास मैकेनिज्म का फ्लो चार्ट हम ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना हमारे पास जो रास मैकेनिज्म का चार्ट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेके आते हैं अपनी किडनीज को। ठीक है, किडनीज बेसिकली किडनी का क्या रोल रहेगा? यहाँ पे किडनीज का रोल रहेगा, किडनीज में जो आपके जेजी सेल्स है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। क्विकली करेंगे क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में क्लियर आउट कर दिया है। जेजी सेल से सिक्रीट होता है आपके पास रेनिन। ठीक है, रेनिन के बारे में अगर मैं कुछ आपको बताना चाहूँ तो इसकी जो टी ऑफ होती है वो रहती है 15 मिनट्स की। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब रेनिन जो है, रेनिन फर्दर जो आपके प्लाज्मा में एक कंपाउंड है जो कि और लिवर से भी सिक्रीट होता है, जिसे हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन। इसे बोलते हैं आप एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर देता है ये एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देगा? इट विल कन्वर्ट एंजियोटेंसिन इनटू एंजियोटेंसिन 1, जो कि एंजियोटेंसिन 1 आपके पास रहता है, दैट विल बी अ डेकापेप्टाइड कंपाउंड। अब आपके पास एक एंजाइम आती है जिसका प्यारा प्यारा सा नाम है एस। ठीक है, एक एंजाइम है जिसका नाम है एस। एस के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ मैं आपको। एस एक तरीके की एक्टो एंजाइम है। एक्टो एंजाइम क्या होती है? ऐसी एंजाइम जो कि सेल के सरफेस के ऊपर या फिर किसी भी ऑर्गन के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है या फिर ऑर्गन के बाहर प्रेजेंट है, उसे हम एस बोलते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के इन्फ्लुएंस में आकर कन्वर्जन करता है एंजियोटेंसिन 1 की इनटू दी एंजियोटेंसिन 2। किस में कन्वर्ट कर देगा ये? एंजियोटेंसिन 2 में। ये जो आपके पास एंजियोटेंसिन 2 है भाई साहब, ये एंजियोटेंसिन 2 आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है फ्रॉम द रास मैकेनिज्म। एंजियोटेंसिन 2 फर्दर क्या करेगा? आपके पास यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा। ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करके क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। इट विल इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर। दूसरी चीज क्या होगी? बाय द एंजियोटेंसिन इट विल स्टार्ट द रिटेंशन ऑफ योर फ्लूइड, सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन स्टार्ट करेगा, जिसके कारण ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर इवेंचुअली इंक्रीज होगा। और एंजियोटेंसिन 2 फर्दर साथ के साथ एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाकर एड्रिनल की सिक्रीशन करेगा, जिसके मतलब कि यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स की एक्टिवेशन करेगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स की एक्टिवेशन करेगा और एल्डोस्टेरॉन की रिलीज करवाएगा। किसकी रिलीज करवाएगा? एल्डोस्टेरॉन की, जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में एक इम्पॉर्टेंट काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं ले लेता हूँ यहाँ से। सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट रेनिन का। ठीक है, कि रेनिन कहाँ से आया और क्या क्या रोल है इसका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम रहेगा आपके पास एस का, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का। यहाँ पे अगर मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में अगर आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहूँ तो एंजियोटेंसिन 1 आपके पास एक स्टार्टिंग कंपाउंड है, डेकापेप्टाइड होता है आपके पास। एंजियोटेंसिन 2 ऑक्टापेप्टाइड कंपाउंड है। अगर हम बात करें यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 फर्दर एंजियोटेंसिन 3 में भी कन्वर्ट हो जाता है। एंजियोटेंसिन 3 में इसकी कन्वर्जन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ अमाइनोपेप्टाइडेज एंजाइम। और एंजियोटेंसिन 3 का एक्शन सिर्फ और सिर्फ एड्रिनल कॉर्टेक्स की एक्टिवेशन करना होता है। एंजियोटेंसिन 3 फर्दर कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इनटू द एंजियोटेंसिन 4। ये एंजियोटेंसिन 3 और एंजियोटेंसिन 4 का इतना बेसिक रोल नहीं रहता है जितना कि एंजियोटेंसिन 2 का रहता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे रास मैकेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम या फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो एंजाइम हम बोलेंगे एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहेगा हमारे पास या कंपाउंड रहेगा वो रहेगा एंजियोटेंसिन 2, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 के कारण ही आपके पास ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर और एड्रिनल कॉर्टेक्स की एक्टिवेशन हो रही है। तो आई होप आपको एंजियोटेंसिन रास मैकेनिज्म क्लियर आउट हो गया होगा। अब हमने ड्रग्स देखनी है कि कौन कौन सी ड्रग्स आपके रास मैकेनिज्म पे काम करेगी। तो सबसे पहले हमारे पास ड्रग आ जाती है, जिसका एक क्लास आ जाती है ड्रग की, जिसे हम बोलते हैं बेसिकली, इसे हम बोलते हैं एस इनहिबिटर्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम? एस इनहिबिटर्स।
एस इनहिबिटर्स का काम क्या है? एस इनहिबिटर्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक करेगा। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम अगर यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है तो आपके पास एंजियोटेंसिन 2 की कन्वर्जन नहीं होगी। अगर अगर एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट नहीं होगा तो ये जो आपके पास यहाँ पे सिस्टम चला है जिसके कारण ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ये सिस्टम सारा इनहिबिट हो जाएगा एंड यू विल हैव द कंडीशन ऑफ व्हाट इट इज कॉल्ड एज द कंडीशन ऑफ बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ हाइपर टेंशन। तो सबसे पहले अगर मैं एस इनहिबिटर्स के बारे में बात करूं, यहाँ पे एस इनहिबिटर्स में हमारे पास कुछ ड्रग्स आ जाती है। इनके पीछे जो आपके पास लगा होगा वो लगेगा होगा प्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, ठीक है, इनालाप्रिल, ये सारी ड्रग्स लगी होगी। तो कुछ कुछ ड्रग्स है हमारे पास, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास ड्रग आ जाती है उसे हम बोलते हैं कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल इस क्लास की एनालॉग ड्रग रहती है, मींस इस क्लास की जो ड्रग है मतलब इस क्लास में जो सबसे पहली ड्रग है वो आई है आपके पास कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बात करूं यहाँ पे इसकी केएडीएमई मतलब कि फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। केएडीएमई के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादातर केसेस में ओरल रहता है। ओरल रूट से इसको एडमिनिस्टर किया जाता है क्योंकि एसिड से डिस्ट्रॉय नहीं होती है। बायो अवेलेबिलिटी इस ड्रग की अराउंड हमें 71%, 71.8%, जिसे हम 72% तक लेके चलते हैं, 71% तक देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसकी ट्रिपल बी क्रॉसिंग को, मींस ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। जी हाँ, ये क्रॉस कर सकती है ब्लड ब्रेन बैरियर को, इसलिए ये क्रॉस कर सकती है साथ के साथ आपके प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा एक वो टिश्यू होता है जो कि फीटस और मदर के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर ये फीटस को क्रॉस करती है तो मींस सबसे पहला एडीआर यहीं पे आप लिख लीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडीआर यहाँ पे ये हो गया कि आपके पास जो कैप्टोप्रिल है या फिर अगर मैं बात करूं एस इनहिबिटर्स है, एस इनहिबिटर्स की ड्रग सारी टेराटोजेनिक नेचर की होगी। टेराटोजेनिक का मतलब है कि इट कैन कॉज डैमेज टू दी फीटस, फीटस एबनॉर्मेलिटीज कॉज कर सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे टी हाफ की, तो टी हाफ अराउंड इस ड्रग का आपके पास अराउंड आपको 2 आवर्स अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है रिगार्डिंग दी ADME, ठीक है, रिगार्डिंग दी ADME एंड रिगार्डिंग योर बेसिकली व्हाट, रिगार्डिंग योर बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। अगर मैं यहाँ पे डायनामिक पैरामीटर्स के बारे में बात करूँ तो थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स के बारे में। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स आपके पास बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर एंड एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर। जो इस बेसिकली रास मैकेनिज्म में हम ड्रग्स पढ़ेंगे उसमें जो सेकेंड पार्ट रहेगा ड्रग्स का वो रहेगा आपके पास, एक रहेगी एस इनहिबिटर्स, एक रहेगी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के बारे में वहां पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि 81 एंड 82 रिसेप्टर्स होते हैं। ये दोनों जो रिसेप्टर्स होते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं, IP3 DAG पाथवे को फॉलो करते हैं। बिकॉज यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, स्मूथ मसल पे कंस्ट्रिक्शन करेंगे तो यहाँ पे कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे IP3 DAG पाथवे चलेगा। साथ के साथ कई केसेस में हमें देखने को मिला है कि ये जैक-स्टाइड पाथवे जेनस काइनेस पाथवे को भी फॉलो करती है। कौन से? जेनस काइनेस पाथवे। तो ये दो मेजर पाथवेज है जो कि आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स फॉलो करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे बेसिकली कैप्टोप्रिल से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। यहाँ पे कैप्टोप्रिल की अगर थोड़ी सी केमिस्ट्री हम देखें तो आपको आपको दो चीजें एक देखनी है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो सल्फ हाइड्रिल ग्रुप लगा होता है यहाँ पे, सल्फ हाइड्रिल ग्रुप कंटेनिंग एस इनहिबिटर। तो कौन सी है वो आपके पास? कैप्टोप्रिल। कौन सी है आपके पास? ये कैप्टोप्रिल। और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं कैप्टोप्रिल के? कैप्टोप्रिल के अगर मैं यहाँ पे देखूं, क्योंकि ये एनालॉग ड्रग है तो थोड़े से इसके पॉइंट्स हम ज्यादा देखेंगे, बिकॉज बाकी जो ड्रग्स हैगी वो सारे इनसे ही निकली है, तो बस थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस करके उन ड्रग्स को लाया गया है। अगर यहाँ हम बात करें एब्जॉर्प्शन, ड्रग की एब्जॉर्प्शन, थोड़ा सा यहाँ पे ADME का पार्ट ले लेते हैं। ड्रग की एब्जॉर्प्शन हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में भी पढ़ा है कि अगर फूड फूड प्रेजेंस हो, ठीक है, फूड की प्रेजेंस हो इंडिविजुअल के स्टमक में, तो वहां पे ड्रग की मेटाबॉलिज्म रिटार्ड हो जाती है, या फिर ड्रग की एब्जॉर्प्शन, सॉरी नॉट मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन रिटार्ड हो जाती है। तो सेम विद कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल में अगर आपके पास फूड प्रेजेंस देखने को मिल रहा है, फूड की प्रेजेंस विल रिटार्ड दी, it will retard, what it will do, it will retard the absorption of drug, it will retard the absorption of drug। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान से देखनी होगी, क्योंकि
एस इनहिबिटर्स में जब फर्दर मॉडिफिकेशंस की गई, तो मॉडिफिकेशंस में उन्होंने जो फर्दर ड्रग्स है, इनालाप्रिल, रामाप्रिल, ये सारी जो ड्रग्स है, इनमें फूड से इनकी एब्जॉर्प्शन को कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है आज तक की डेट में। अगर हम कैप्टोप्रिल के एडीआरस के बारे में बात करें, तो एडीआरस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं यहाँ पे, और इन एडीआरस को ही क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास फर्दर ड्रग्स भी आई थी। तो चलिए एडीआर को क्लासिफाई कर लेते हैं यहाँ पे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को। देखिए यहाँ पे ये ब्रैडीकाइनेन सिस्टम, प्लाज्माकाइनेन सिस्टम पे भी इसका थोड़ा सा रहेगा, इस करके हमारे पास यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो आपको सबसे पहले इरिटेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। इरिटेशन मीन्स रैशेस, इचिंग इन योर बॉडी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे टेस्ट का लॉस देखने को मिलता है, जिसे हम डिस्ग्रेसिया भी बोलते हैं, डिस्ग्रेसिया। It is a condition when an individual has no taste sensation. It is called as dysgeusia. साथ के साथ एक इम्पॉर्टेंट हमने चीज यहाँ पे करी ली है कि it is teratogenic in nature because it can cross the triple B membrane and it will also cross the placental membrane, due to which it can produce teratogenicity in the mother. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर सीवियरली देखा गया था कि प्राइमरली देखा गया था कि जब कैप्टोप्रिल को लिया जाता है एक नॉर्मल डोजेज फॉर्म में, तो वहाँ पे प्राइमरली या फिर पोटेंशियली ये क्या कर रहा था, हाइपोटेंशन कॉज कर रहा था। तो अगर हम कैप्टोप्रिल को एडजस्ट करके ना दे तो यहाँ पे सीवियर हाइपोटेंशन देखने को मिल सकते हैं, मींस डिक्रीज इन योर ब्लड प्रेशर। साथ के साथ क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ पे हमारे पास हाइपरकैलेमिया की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, बिकॉज ड्यू टू दी बेसिकली इम्बैलेंस इन द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होने की संभावना हो सकती है अगर कैप्टोप्रिल का यूज एक बिना मेजर्ड वे में हो रहा है। साथ के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे कई पेशेंट्स को देखा गया था कि ARF, एक्यूट रीनल फेलियर भी देखने को मिलता है कई इंडिविजुअल्स में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कफ भी देखने को मिलता है यहाँ पे इंडिविजुअल में, ड्राई कफ देखने को मिलता है जो इंडिविजुअल्स कैप्टोप्रिल को लेते हैं, बिकॉज मैं आपको बार बार कह रहा हूँ प्लाज्माकाइनेन सिस्टम, ब्रैडीकाइनेन सिस्टम पे भी इसका कुछ ना कुछ असर रहता है। अगर हम बात करें साथ के साथ तो एंजियोडीमा भी देखने को मिलता है। एंजियोडीमा मीन्स स्वेलिंग हो जाना है, कहीं भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाना है यहाँ पे। साथ के साथ क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, प्रोटीन्यूरिया। ठीक है, प्रोटीन्यूरिया मीन्स प्रोटीन का कंटेंट आपकी बॉडी में अब्रप्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन्यूरिया। अगर हम साथ के साथ देखें यहाँ पे टेराटोजेनिक नेचर की, तो है ही है आपके पास। टेराटोजेनिक नेचर मींस इट कैन कॉज द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इट विल आल्सो हैव सम सॉर्ट ऑफ रीनल फेलियर्स। ठीक है, तो रीनल फेलियर जो कि हमने प्रीवियसली अभी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स है, आपको ये पॉइंट्स हमेशा याद रखने पड़ेंगे फॉर द केस ऑफ द कैप्टोप्रिल। फर्दर अगर हम और एस इनहिबिटर्स के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये आपके पास कुछ ड्रग्स है, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, प्रेडनिसोलोप्रिल, फोसिनोप्रिल एंड रामाप्रिल। ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो कि एस इनहिबिटर की कैटेगरीज में आ जाती है और फर्दर एस इनहिबिटर्स की मॉडिफिकेशंस है। एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जितनी भी आपके पास एस इनहिबिटर्स आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखिए जितनी भी आपको यहाँ पे ड्रग्स दिख रही है, ये सारी की सारी ड्रग्स प्रो ड्रग्स है। इनका एक्टिव फॉर्म जैसे इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिलेट, रामाप्रिलेट, ये सारी एक्टिव फॉर्म में जाकर आपकी बॉडी में, जैसे इनालाप्रिल आपकी बॉडी में जाके कन्वर्ट हो जाती है इनालाप्रिलेट में, तो और इनका एक्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इनका एक एक्शन हमें देखने को मिलता है हमारी बॉडी के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मैं हर एक ड्रग से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस आउट कर लेता हूँ। फर्दर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इनालाप्रिल की, इनालाप्रिल आपकी हाइड्रोलिसिस के द्वारा बेसिकली फेज 1 रिएक्शन के द्वारा इनालाप्रिलेट में कन्वर्ट हो जाती है। इनालाप्रिलेट की जो हमारे पास इनालाप्रिल एक तरीके से फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शन में जाती है और इनालाप्रिलेट में कन्वर्ट होती है, और साथ के साथ यहाँ पे इसकी ओरल एब्जॉर्प्शन जो होती है बेसिकली इनालाप्रिलेट की या इनालाप्रिल की, वो ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत ही ज़्यादा वीक है, इसलिए हम इनालाप्रिल को इंजेक्शन के केसेस में देखने को यूज़ करते हैं, ज़्यादातर इंजेक्शन के केसेस में। और एडवांटेज ये रहता है यहाँ पे कि इरिटेशन रिएक्शंस हम देखने को नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल रैशेस, ये सब हमें इनालाप्रिल में देखने को नहीं मिलती है। अगर मैं लिसिनोप्रिल के बारे में बात करूं तो लिसिनोप्रिल में एक डिसएडवांटेज होता है कि यहाँ पे हाइपोटेंशन के केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लिसिनोप्रिल पे हमारे पास क्या हो जाता है कि हाइपोटेंशन के केसेस हमारे पास बढ़ जाते हैं। ठीक है, हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है यहाँ पे, जो कि जो आपको एडीआर मैंने अभी कैप्टोप्रिल के बताए वो सारे एस इनहिबिटर्स पे भी लागू होते हैं। ये है कि जो फर्दर ड्रग्स हमारे पास यहाँ पे मॉडिफाई करके लाई गई है, ये सारी ड्रग्स जो है हमारे पास बेसिकली इनमें क्या है, बेसिकली इनमें क्या हुआ है, इनमें थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो गया है ऑफ देयर
एरियाज और देयर एडवर्स रिएक्शंस। अगर मैं और फर्दर चीज़ों के बारे में बात करूं तो यहाँ पे फोसिनोप्रिल, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया है एक बार, कि फोसिनोप्रिल क्या करती है। फोसिनोप्रिल कौन सी मेटाबॉलिक रिएक्शन में जाती है? फोसिनोप्रिल फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शन, जिसे हम ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन बोलते हैं, जो कि माइक्रोजोमल एंजाइम, एकलौती फेज 2 रिएक्शन है जो कि माइक्रोजोमल एंजाइम के द्वारा कराई जा रही है। और वो कौन सी है? आपके पास ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन। और हमारे पास इन सारी एस इनहिबिटर्स में एक फोसिनोप्रिल ऐसी ड्रग है जो कि क्या हो रहा है, जो कि आपके पास बेसिकली ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन से मेटाबोलाइज हो रही है। फर्दर अगर मैं आपको चीजें बताऊं यहाँ पे, कैप्टोप्रिल और प्रिडेनिसोनोप्रिल, इन दोनों को छोड़ के जितनी भी आपको यहाँ पे एस इनहिबिटर्स देखने को मिल रही है, ये सारी कार्बोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स हो गए। इनमें कार्बोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। तो ये सारी हमने रिलेटेड टू दी एस इनहिबिटर्स बातें कर ली है। अब जो हमारी जो नेक्स्ट ड्रग जो रास मैकेनिज्म में काम करेगी वो रहेगी आपके पास दी क्लास ऑफ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अब बात करते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के बारे में। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स रहते हैं। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर दो टाइप से रहते हैं, एक होता है आपके पास एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 1 एटी रिसेप्टर 1, और दूसरा रहता है एटी रिसेप्टर 2। IP3DAG पाथवे को फॉलो करते हैं, मींस GQ प्रोटीन की स्टिमुलेशन हो रही है यहाँ पे। तो इन रिसेप्टर की ब्लॉकिंग करने की वजह से हमारे पास बेसिकली क्या होगा, इन रिसेप्टर्स को अगर हम ब्लॉक कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो एंजियोटेंसिन की एक्टिविटी है उन टिश्यूज पे वो एक्टिविटी, जो बेसिकली ब्लड वेसल्स पे हमारी वो एक्टिविटी नहीं होगी, वेजोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, जिसके कारण हमारे पास बेसिकली क्या होगा, जिसके कारण हमारे पास हाइपरटेंशन की कंडीशन ट्रीट होगी। तो देखते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स किस तरीके से आ जाते हैं। तो हमारे पास जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स है उन सारे ड्रग्स को हम सार्टेन से आइडेंटिफाई करते हैं। लोसार्टेन, टेलमिसार्टेन, ये सारी ड्रग्स आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में आ जाती है। तो सबसे पहले जो एनालॉग ड्रग है या फिर जो सबसे पहली डिस्कवर्ड ड्रग है वो रहती है आपकी लोसार्टेन। तो देखते हैं लोसार्टेन के बारे में हमारे पास क्या कहना है। लोसार्टेन हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव, अब दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तरीके से एक कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, मींस रिसेप्टर पे इसकी बाइंडिंग भी होगी, रिसेप्टर पे एफिनिटी भी होगी, लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं दिखाएगी क्योंकि ये एंटागोनिस्ट है। और एंटागोनिस्टिक ड्रग्स की इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ रिसेप्टर पे ब्लॉकिंग एक्टिविटी देते हैं। और दूसरी चीज है आपके पास इनवर्स एगोनिस्ट, मींस कि ये एगोनिस्ट का काम करेगी लेकिन इनवर्स। एगोनिस्ट होता है कि आपकी सिस्टम की एक्टिविटी को मिमिक करना, इनवर्स मींस उल्टा। एगोनिस्ट एक्शन तो देगा, मींस रिसेप्टर पे भी बाइंड होगा, एफिनिटी भी रखेगा, साथ के साथ इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी देगी, लेकिन ये लोसार्टेन जो होगी वो इनवर्स होगी, मींस अगर पश्चिम में जाना है तो ये पूरब में ले जाएगी, अगर नॉर्थ में जाना है तो साउथ में ले जाएगी। अगर आपके वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाना है, एगोनिस्ट का काम क्या है वहां पे, जैसे रेनिन का, एंजियोटेंसिन का काम क्या है वहां पे, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाना। लेकिन अगर आपने लोसार्टेन दिया, इसने एगोनिस्ट एक्शन देना है, तो ये वेजो डायलेशन करवाएगी। तो ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये हमेशा याद होने चाहिए कि लोसार्टेन एक तरीके की कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट बनी जाती है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक इसका एडिशनल एक्शन ये भी देखने को मिलता है कि ये थ्रोम्बोक्सिन A2 TXA2 की रिसेप्टर की ब्लॉकेज भी कर सकती है। कौन सी? आपकी लोसार्टेन। तो लोसार्टेन ड्रग आपकी तीन तरीके से ब्लॉकेज कर सकती है, 81 रिसेप्टर की, 82 रिसेप्टर की और थ्रोम्बोक्सिन A2 रिसेप्टर की। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर आउट होगी। अब नेक्स्ट चीजें देखते हैं। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे जो लोसार्टेन ड्रग है इसकी एब्जॉर्प्शन वैल्यू बहुत ही कम रहती है, अराउंड 32% की इसकी एब्जॉर्प्शन वैल्यू रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म आ जाता है। क्या होती है इन ड्रग्स की? प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, जिसे हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की भी कहते हैं, मींस लिवर में आने से पहले जीआईटी में जो फ्लूइड्स है उसके द्वारा मेटाबोलाइज हो जाना किसी पर्टिकुलर ड्रग का, उसे हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो लोसार्टेन ड्रग जो है उसके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रेट थोड़ा सा ज्यादा रहता है, इसलिए इसकी जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। साथ के साथ हमें ये देखने को मिलता है कि आपके पास जो लोसार्टेन, मतलब कि आपके पास जो 80 रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, ये सब फीटोपैथिक मींस टेराटोजेनिक नेचर के हैं, टेराटोजेनिक नेचर के होते हैं, मींस दे कैन कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटीज, कॉज कर सकती है। अगर यहाँ पे हम बात करें लोसार्टेन, इनकी जो हमारे पास जो एटी रिसेप्टर्स है, इनकी जो बेसिकली हमारे पास क्या हो रही है, मेटाबॉलिज्म कार्बोक्सिलेशन के द्वारा होती है। कार्बोक्सिलेशन के द्वारा इन सब की क्या हो रही है, मेटाबॉलिज्म
हो रही है। अगर हम फर्दर बात करें इनकी ही क्लास की ड्रग्स की, तो और भी अगर याद करना है तो सार्टन से टेलमिसार्टन, लॉसार्टन, ये सारी ड्रग्स आ जाती है और उनमें भी आपको कोई भी ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। डिफरेंस सिर्फ ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे उन सारी ड्रग्स की आपके पास प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म डिक्रीज आउट हो जाती है, जिसके कारण उनका जो एब्जॉर्प्शन रेट है ड्रग्स का, वो बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़े से इसके एडीआर्स एंड इसके यूजेस के बारे में बताना चाहता हूँ। एडीआर, एडीआर में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन, मींस यहाँ पे हाइपोटेंशन देखने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, इसलिए डोज को एडजस्ट या प्राइमरली डोज को लो करके देना पड़ता है। साथ के साथ क्या होगा, यहाँ पे आपको टेराटोजेनिसिटी देखने को मिलती है। बाकी जो आपके पास एस इनहिबिटर्स के वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शंस, कफ वगैरह, वो सारे जो रिएक्शंस थे वो सारे रिएक्शंस इनहिबिट हो जाते हैं, तो इसलिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज रहता है। अगर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो एस इनहिबिटर्स और एटी रिसेप्टर ब्लॉकर्स को हम कॉम्बिनेशन में देकर हाइपरटेंशन की कंडीशन को ट्रीट करते हैं। साथ के साथ ये बहुत सारे फर्दर हम जो डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे हार्ट के उसमें भी यूज हो रहे हैं, जैसे सीएचएफ में यूज हो रहा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज हो रहा है, डायबिटिक न्यूरोपैथी में यूज हो रहा है और नॉन डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी इनका यूज होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हाइपरटेंशन की फर्स्ट लाइन ड्रग, ठीक है, हाइपरटेंशन की जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स रहती है वो रहती है आपकी एस इनहिबिटर्स विद द कॉम्बिनेशंस ऑफ एटी रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स। साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये कि जो एटी रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, मीन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो आपके पास ड्रग्स रहती है, ये इनका ब्रैडिकाइनिन सिस्टम पे किसी भी तरीके का एक्शन आपको नहीं देखने को मिलता है, जिसके कारण इनकी जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है वो आपको कम देखने को मिलते हैं। ब्रैडिकाइनिन, प्लाज्माकाइनिन हमने अपने ऑटोकॉइड वाले लेक्चर में क्लियर किया है, आप जाके वहां भी लेक्चर को देख सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ड्रग्स एक्टिंग ऑन द रास मैकेनिज्म प्लस दिस इज द पार्ट ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की एक क्लास रहती है, उनको हमने क्लियर आउट किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।